अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे, क्योंकि आज की स्टार्टिंग की क्लास है और स्टार्टिंग की क्लास में बहुत सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बातें हम फर्स्ट क्लास में नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास बातों का बताना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो एक बात ध्यान में रखनी है आपने, दीज आर योर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में अब जिस तरीके से आप जानते हैं सूरत हाल है, कोई भी आपके पास जो है वो लाइव क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, इसकी सूरत हाल आपके सामने है। जिस तरीके से हमारे पास कोरोना स्प्रेड हो रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो र्यूमर्स हो चाहे वो ऑथेंटिक चीज हो, तो हमें प्रिकॉशन तो बहरहाल लेने हैं। अगर आपके पास हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे टाइम के ऊपर तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आपके पास अब ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठा जाए और कुछ ना पढ़ा जाए। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। उसके लिए आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे हेल्ड की जा रही हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस का कुछ मकसद है, और इनका मकसद ये नहीं है बेटा कि आप घर में तकिया लगा के बैठ जाएं और अपने सामने आप गैजेट रख लें फिर क्लास में, या आप सोफे पे बैठे आराम से फिर आप क्लास में, या फिर आप लेटने वाली हालत में क्लास में बिल्कुल रिलैक्स होकर। दिस इज नॉट द डेकोरम जो हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। जब आप क्लास लें तो आपका तर्ज अमल बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे आपके पास कोचिंग में आते हुए होता था। क्योंकि अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आप हमारे साथ नहीं बल्कि खुद अपने साथ चीट कर रहे होंगे। और अगर आप खुद अपने साथ चीट करेंगे तो अपने साथ चीट करने का मतलब ये है कि अपने आप के ऊपर जुल्म करना। जब आपकी क्लास हो तो आपने आसपास से बिल्कुल आइसोलेट हो जाना है। यानी कि आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, आपके घर में क्या काम हो रहा है, आपके छोटे बंदे क्या काम कर रहे हैं, आपकी अम्मी क्या बना रही है, आपके घर में कौन पानी पी रहा है, आपके घर में कौन टीवी देख रहा है, इन सब से आपका उस वक्त कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कंसंट्रेशन जरा सी डाइवर्ट होती है, अगर आप अपना गैजेट छोड़ के बाहर गए, आपको नहीं पता कि वो 5 मिनट में मैंने जो चीज़ बोली वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, या वो 10 मिनट में जिस टीचर ने बोली चीज़ वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। ऑनलाइन क्लासेस में जो ब्रेक आपको 10 मिनट का दिया जा रहा है, ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको कुछ करना हो तो आप उस 10 मिनट में काम कर लें। इसका मतलब ड्यूरिंग द क्लास यू आर नॉट अलाउड टू लीव और गो एनीवेयर। इन बातों को अपने जहन में रखिएगा। ड्यूरिंग क्लास आप जो है वो कहीं नहीं जा सकते। आपको ड्यूरिंग क्लास जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे सामने बैठ कर लेनी होगा। जिस वक्त आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी विंडो ओपन करें वीडियो की, तो आपने उस वक्त अपनी वीडियो की विंडो को भी ओपन करना होगा ताकि हम आपकी फिजिकल अपीयरेंस को चेक कर सकें कि आप बाकायदा उसी तरीके से क्लास ले रहे हैं या आप उस तरीके से क्लास नहीं ले रहे। वॉट एवर आई एम सेइंग, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, इससे फायदा आपका ही है। जब तक आप खुद को वो डेकोरम प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को वो माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को वो पूरा एक सराउंडिंग जो कोचिंग वाली नहीं प्रोवाइड करेंगे, until and unless you will not be able to get anything in online classes। तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो है वो डिमांड करती हैं कि आपने टीचर के साथ मुस्तकिल तौर पे एसोसिएट रहना है। ऑनलाइन क्लासेस आपकी इस बात पे डिमांड करती हैं कि आपने मुस्तकिल तौर पे टीचर के साथ एसोसिएट रहना है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपके पास ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझसे फर्स्ट में पढ़ा होगा, और कुछ बच्चे इस तरीके से, मैं यहाँ पे जब इनको ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो काफ़ी बच्चे मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी नाम मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो कि मुझसे पिछले सालों में पढ़ चुके हैं, चाहे उन्होंने मुझसे मैट्रिक में पढ़ा हो या चाहे उन्होंने मुझसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो। तो आपके पास यहाँ पे ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनका मैंने आपको मकसद समझा दिया कि इनका आपके पास मकसद क्या है। ठीक है। अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मेरा नाम क्या है,
मेरा नाम है OS निसार, ठीक है। और आप लोग मुझसे सेकेंड ईयर में फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग मुझसे सेकेंड ईयर में फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर में, वो टॉपिक है आपका फिजिक्स। फिजिक्स हमें यहाँ पर आपके पास सेकेंड ईयर में आपको मुझसे डिस्कस करनी है। जो बच्चे जानते हैं, मुझे यहाँ पे एक बच्चा है अमार सलीम। काइंडली बेटा अपनी जरा ये विंडो बंद कर दीजिए। अमार सलीम, अपनी विंडो बंद कर दीजिए बेटा थोड़ी देर। आपके पास यहाँ पे जो बात आती है, अब बात आती है आपके पास कुछ क्लास के हवाले से। तो क्लास के हवाले से जब कुछ बातें आती हैं, कुछ बातें आपने अपने ध्यान में रखनी होंगी। जब आपकी क्लास हो तो आपने अपने साथ एक नोटबुक, एक कैलकुलेटर और इसके साथ साथ आपने अपनी स्टेशनरी लेकर बैठना है। एक नोटबुक, एक कैलकुलेटर और इसके साथ साथ जो भी आपकी स्टेशनरी वो लेकर आपने बैठना है। फिजिक्स की क्लास आपकी डेज में 5 है, तो इसका मतलब आपकी रोज फिजिक्स की क्लास कंडक्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें मेरा जो पोर्शन होगा वो पोर्शन आपने बिल्कुल सेपरेट रखना होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक ही के ऊपर सारे काम अटेम्प्ट किए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनेगा एट द एंड, और कुछ नहीं बनेगा। इस बातों को अपने जहन में रखिएगा। जो बातें आपको बताई गई उसको अपने जहन में रखिएगा। इस तरीके से, अब जिस तरीके से आप जानते हैं आपने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए, आपने क्या नहीं दिए, इनफैक्ट ऐसा मौका ही नहीं आया कि आप पेपर दे सकते थे, बट सेकेंड ईयर के पेपर तो आपने देने होंगे। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर से आपका वेटेज बनेगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों का। तो सेकेंड ईयर में मैं अगर आपसे ये बोलूंगा कि बेटा मेहनत करनी है, तो शायद आपको मेरी बात इस वक्त फजूल लगे। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब पढ़ना लिखना भूल चुके हैं। तो पढ़ना लिखना नहीं भूलना, पढ़ना लिखना जिंदगी के हर स्टेज के ऊपर काम आता है। और मेहनत तो जिंदगी में मेरा नहीं ख्याल कभी कोई स्टेज आती है जिसके ऊपर आप मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला रिजल्ट देगा। मेहनत नहीं करेंगे, अल्लाह ताला रिजल्ट नहीं देगा। ऑब्वियसली बात है, हर चीज एफर्ट मांगती है, हर चीज मेहनत मांगती है। और जो रिजल्ट हमें हमारी मेहनत से मिले उसकी खुशी ही अलग होती है, क्योंकि उसमें हमारी जो टायर्डनेस एफर्ट होती है वो आपके पास रंग लेकर आती है, और जब वो रंग लेकर आती है तो उसकी हैप्पीनेस अलग ही होती है। तो मेहनत बहुत जरूरी है। सेकेंड ईयर में हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। आई विश आप लोग फर्स्ट ईयर के पेपर देते तो आपको अंदाजा होता फर्स्ट ईयर के पेपर देने के बाद कि सेकेंड ईयर में कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दे पाए, तो अब आपकी समझी मेहनत डबल है, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करना आपने छोड़ना नहीं है, मेहनत आपने अपनी बराबर करनी है। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि आपकी जो हार्ड वर्किंग है ये छूटनी नहीं चाहिए। रोज का काम रोज वाइंड अप करें, रोज का काम रोज वाइंड अप करें। अगर हम रोज का काम रोज वाइंड अप नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम अपने पीछे एक कोर्स का पहाड़ जमा कर रहे हैं, और ये वो पहाड़ है जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहेगा। और जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो इतना सारा कोर्स हमें एक रात में एग्जाम की कवर करना पड़ेगा। हम रेगुलर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला सकते अक्सर, तो हम ये इतने बड़े पहाड़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो रोज का काम है, ये रोज का काम आपने रोज वाइंड अप करना है। इसके अंदर आपके पास कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरी चीज अगर बात की जाती है आपसे फिजिक्स के पेपर पैटर्न की, दूसरी चीज अगर आपसे बात की जाती है फिजिक्स के पेपर पैटर्न की, दूसरी चीज अगर आपसे बात की जाती है फिजिक्स के पेपर पैटर्न की, तो फिजिक्स के पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है आपका सेकेंड ईयर का, जैसा कि आपका लास्ट ईयर का था। आपके पास सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए इज बेस्ड ऑन 17 एमसीक्यूज। वो आपके पास 17 एमसीक्यूज के ऊपर बेस करता है। आपके पास सेक्शन ए दैट इज बेस्ड ऑन 17 एमसीक्यूज, वो 17 एमसीक्यूज पे बेस करता है।
एक एमसीक्यू 1 मार्क का है, तो 17 MCQs विल कैरी 17 मार्क्स, तो 17 मार्क्स के होंगे। ठीक। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर डील करता है। सेक्शन बी डील्स ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसके अंदर आपके होते हैं न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर होते हैं बेटे शॉर्ट डेरिवेशंस, और इसके अंदर होता है बेटा हमारे पास रीजनिंग। ठीक है। न्यूमेरिकल्स मेजर पोर्शन रखता है, उससे कम शॉर्ट डेरिवेशन, सबसे कम रीजनिंग। फर्स्ट ईयर में रीजनिंग ज्यादा आती थी, सेकेंड ईयर में रीजनिंग कम आती थी। फर्स्ट ईयर में रीजनिंग ज्यादा आती थी, सेकेंड ईयर में रीजनिंग कम आती है। शॉर्ट आंसर्स आपको करने होते हैं 10 आउट ऑफ 15, 15 में से 10। एक शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स का होता है, तो 4 इंटू 10 आपके पास ये बन गए 40 मार्क्स। 4 इंटू 10 आपके पास ये बन गए 40 मार्क्स। देन यू विल बी हैविंग सेक्शन सी, and that is detailed answer questions। और डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस में हमारे पास होते हैं 2 आउट ऑफ 3। हमें 3 में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये जो 2 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, इनफैक्ट ये 4 होते हैं, क्योंकि इसमें ए बी करके बनता है। एक क्वेश्चन 14 मार्क का होता है, तो 2 क्वेश्चन 28 मार्क्स के होते हैं। तो इसका मतलब 17 प्लस 40 प्लस 28 इक्वल 715, और आपके पास ये बन गया 8। तो 85 मार्क्स की आपकी थ्योरी का पेपर होता है, जो आपका कंडक्ट होता है। 85 मार्क्स की आपकी थ्योरी बनती है, जबकि 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के बनते हैं। तो ओवरऑल यू विल गेट 100 मार्क्स इन फिजिक्स। आपके टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। फिजिक्स एक साइंस सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक साइंस सब्जेक्ट है, मैथ्स एक साइंस सब्जेक्ट है। इनके अंदर फुल नंबर्स आराम से आ सकते हैं। यू कैन इजीली गेट द फुल मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स। आपको बाआसानी इसके अंदर फुल मार्क्स इजीली प्रोवाइड किए जा सकते हैं। आपको इजीली इसके अंदर फुल मार्क्स मिल सकते हैं, बशर्ते कि आपने जो कंटेंट अपना लिखा हो वो कंटेंट आपका सही हो, बशर्ते कि आपने जो काम लिखा हो वो काम आपका सही हो, बशर्ते कि आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करी। दूसरी चीज याद रखिएगा, आपको नंबर दिलवाती है आपकी कॉपी। योर कॉपी शुड बी प्रेजेंटेबल। आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल होगी तो मार्क्स मिलेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। Obviously बात है, whenever you are doing the test in black and white, then you will be given marks on the basis of the presentation, on the basis of the content which you have given in your copy। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो मार्क्स दिलवाएगी वो आपकी कॉपी दिलवाएगी, और आपकी जो कॉपी है दैट शुड बी प्रेजेंटेबल। उसको आपके पास प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। ओवर राइटिंग के मार्क्स में काटता हूँ, अभी से बता रहा हूँ। ओवर राइटिंग मुझे पसंद नहीं है। अगर कहीं पे गलत हो गया तो उसको ऐसे आपने क्रॉस करके आगे पढ़ देना। रिमूवर का इस्तेमाल आपने कम से कम करना होगा, और टॉपिक रखना होगा प्रिसाइज। टॉपिक हम रखना चाहते हैं प्रिसाइज। टॉपिक को हमें अननेसेसरी एलोंगेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसके बारे में पढ़ी कुछ बातें। ये आपका आखिरी साल है इंटरमीडिएट का, और अगर इंटरमीडिएट का आखिरी साल है इसका मतलब ये अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिसाइड करेगा।
अगर ये इंटरमीडिएट का आपकी साल, इसका मतलब ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिसाइड करेगा। तो इसमें तो बेटा जान तोड़ मेहनत करनी है। इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ एट अ वेरी बेस्ट पोजीशन, तो आपने उसके लिए जान तोड़ मेहनत करनी है सेकेंड ईयर में। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में आपसे लैप्सेस हुए and you were not mentally prepared at the 11th hour for the exams because you have a lot of course which was not covered, उस चीज को यहाँ अवॉइड कीजिए, उस चीज को यहाँ पे अवॉइड कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं जरा चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक का पार्ट होता है फर्स्ट ईयर, और चैप्टर नंबर 11 से लेकर 20 तक का पार्ट होता है सेकेंड ईयर। 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट ईयर में आते, 11 से लेकर 20 तक सेकेंड ईयर में आते। चैप्टर नंबर 11 का नाम है हीट। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 13 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 15 का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर 16 we have electronics. Chapter 17 advent of modern physics. Chapter 18 atomic spectra. Chapter 19 atomic nucleus. Chapter number 20 nuclear radiation. ये मैंने आपके सामने चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 20 तक मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 20 तक जो फिजिक्स होती है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न फिजिक्स आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ी करती है, तो मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर आते हैं वो चैप्टर आपके पास चैप्टर 17 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक की फिजिक्स आपके पास शामिल होती है। इसको मॉडर्न फिजिक्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड ईयर में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तकरीबन, अगर बहुत ज्यादा मैं बताऊं तो तकरीबन 2.5 या 2.25 महीने में खत्म हो। हीट पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर ये स्टार्ट हो गया तो तकरीबन ये 2.5 महीने लेता खत्म होने के लिए। हीट, यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तकरीबन ये 1.5 महीना लेता है खत्म होने के लिए। हीट 2.5 लेता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तकरीबन 1.5 महीना लेता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तकरीबन 1.5 महीना लेता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सोच रहे होंगे अगर ये 2.5 महीना ले लेगा हीट, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1.5 महीना ले लेगा तो ये 1.5 महीना ले लेगा, तो 2.5 और 1.5 हमारे पास हो गए तो 3 4, और फिर 4 और 1.5 मजीद लगा ले 5.5 महीने तो हमारे इसी में निकल जाएंगे। तो बाकी के चैप्टर्स कितना टाइम लेंगे? तो अगर मैं आपके पास मिलाऊं, देखिए चैप्टर नंबर 16 को, चैप्टर 18 को, चैप्टर 19 को, चैप्टर 20 को, चैप्टर 15 और चैप्टर 13, ये
6 चैप्टर्स तकरीबन खत्म होने में 1.5 महीना लगेगा सारे मिलकर। आप सोच लें, आपने इसका मतलब ये वो चैप्टर्स होंगे जिनमें आपके पास मुश्किल से 5-6 लेक्चर्स होंगे, और 5-6 लेक्चर्स में द चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड। ये चैप्टर्स आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने हीट चैप्टर पढ़ा या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा और हमारे हाथ पैर फूल गए कि भाई हमारे बाकी के चैप्टर तो कवर ही नहीं हो रहे, हमारा बाकी का क्वेश्चन इतना सारा क्वेश्चन ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। दैट इज नॉट योर कंसर्न। वी आर हियर फॉर 15 years ऑलमोस्ट। तकरीबन मुझे सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ाते थे कि 11वें-12वें साल है, ठीक है। और 11-12 साल में मेरे ख्याल से पढ़ाने का तजुर्बा मेरा आपसे ज्यादा है, तो मुझे पता है व्हेन टू वरी एंड व्हेन नॉट टू वरी। तो इसीलिए जब चैप्टर्स आपके पास कराए जा रहे हैं तो गिनना शुरू मत कीजिए। अगर गिनना उनको शुरू करके बैठेंगे तो फिर इसका मतलब आप जिंदगी भर गिनते ही रहेंगे, कभी रिजल्ट में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इट्स बेटर नॉट टू काउंट दीज चैप्टर्स। उससे बेहतर ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप फोकस करें कि आपको क्या बात बताई जा रही है या क्या बात बताई नहीं जा रही। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है। अभी जब से मैं क्लास में मतलब कि मीटिंग में आया हूँ, 6 बच्चे मीटिंग लेफ्ट करके 6 बार इन हो चुके हैं, आउट कर चुके हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, तो बच्चे खुद भी जानते हैं कौन से बच्चे बार बार इन हो रहे हैं, बार बार आउट हो रहे हैं। मुझे अंदाजा है कि दे हैव एन इंटरनेट इशू। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लास में अटेंटिव रहने की जरूरत है। और मैं जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि नेक्स्ट डे हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जब मैं आपको पहले बताऊंगा कि नेक्स्ट डे हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अगले दिन जब आप क्लास में मौजूद हो तो आपने कम से कम उसको थोड़ा बहुत रफली पढ़ लिया हो, ताकि अगर कहीं बीच में से आप इंटरनेट इशू की वजह से क्लास ज्वाइन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बात आपने ध्यान में रखिएगा। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इट्स अ गुड स्टेप, बट एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। दैट्स व्हाई जब आप और मैं या सारे टीचर्स आप मिलकर एक स्टेप लेंगे तो हम तभी एक दूसरे की बेटरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एक तरफ से सारी सिचुएशन हैंडल करना ऑनलाइन इज नॉट एन इजी टास्क। तो अगर आपको कोई टॉपिक, जैसे कि मैं पढ़ाने वाला कि आज अगर आपका वेडनेसडे है और अगर कल आपकी क्लास है, कल मैं आपको टॉपिक टीच करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि वो टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछूं, बताइए बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, या ये मैं ना भी पूछूं तो अगर आप बीच में जब ज्वाइन करें तो आप बोलेंगे हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ था, ये सर जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं से मैच कर रहा है। और एट द एंड ऑफ द क्लास हर 5 मिनट में मैं आपके पास एक क्वेश्चन आंसर का सेक्शन रखूंगा, जिसमें मैं आपसे जान लूंगा कि आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसको भी मैं आपके पास यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो वी आर हियर फॉर यू। हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। आपको जो प्रॉब्लम हो आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बट एक चीज बता में रखिएगा, एक बच्चा जो टीचर की नजरों में अपना इमेज बनाता है वो सिर्फ अच्छा पढ़ने की वजह से नहीं बनाता, वो अपनी अखलाकियात, अपने मैनर्स, अपनी एथिक्स की वजह से भी बना रहा होता है, अपने एथिक्स की वजह से ही बना रहा होता है। और पिछले साल की जो फर्स्ट ईयर 5 क्लास थी बहुत अच्छी क्लास थी, काफी अच्छे बच्चे थे उसमें, एक डिसिप्लिन क्लास थी। सेकेंड ईयर 5 भी एक डिसिप्लिन क्लास थी, सेकेंड ईयर शहीद की पिछले साल की डिसिप्लिन क्लास थी। तो ये सारी डिसिप्लिन क्लासेस, टीचर का क्लासेस में जाने को दिल चाहता है, और जब टीचर बच्चे को दुआ देते हैं तो वो दिल से देते हैं, और वो दुआ उनकी जिंदगी में कामयाबियां लेकर आती है। तो एथिकली अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखें, अपने अखलाकियात को गिरने ना दें, टीचर से अपना मुकाबला ना करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखें। ये सारी चीजें वो हैं जिनको हर कोई पसंद करता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ आपको बातें समझ में आ रही हैं। अगर लाइव सेशन होता तो मैं आपको और अच्छे से समझाता, बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, दिस इज एन ऑनलाइन क्लास। तो इसमें मैं आपको जितना समझा सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे वो चीज समझा रहा हूँ। स्टार्ट जो मुझे करना है आपके पास तो करना है चैप्टर नंबर 12 से। तो स्टार्ट जो मुझे करना है आपके पास वो मुझे करना है चैप्टर नंबर 12 से।
और चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टार्ट जो मुझे करना है आपके पास में, मुझे करना है चैप्टर नंबर 12 से, और चैप्टर नंबर 12 का नाम हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। चले भाई, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होती है? कोई ऐसा बच्चा है आप में से जो मुझे फिजिक्स की डेफिनेशन बता सके? एनीवन अमंग यू? अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा ताकि आप मुझे फिजिक्स की डेफिनेशन बता सकें। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं यहाँ पे अभी इस वक्त अनम्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी अनम्यूट नहीं करता। ओके बेटा हमजा। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बेटा बोलिए। It is the branch of science which deals with the study of matter and energy along with the interaction between them. गुड, एक्सीलेंट, खुश रहिए। इस बच्चे ने मुझे आपके पास एक डेफिनेशन बताई और डेफिनेशन इसने मुझे बताई आपके पास फिजिक्स की। इस बच्चे ने बोला कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties of matter and energy, which deals with the properties of matter and energy along with the interaction between them। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो उस वक्त तक तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties of matter and energy along with the interaction between them। देखिए, फिजिक्स बहुत आसान है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़े तो, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो। फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की, एनर्जी की और इंटरेक्शन। कोई भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊँ ना, आपने करना ही है कि उसके मेन पॉइंट्स की तरफ देखना है। पहला पॉइंट आ रहा था मैटर, दूसरा पॉइंट आ रहा था एनर्जी, तीसरा पॉइंट आ रहा था इंटरेक्शन। आपके पास फिजिक्स स्टडी है मैटर की, फिजिक्स स्टडी एनर्जी की, और फिजिक्स मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की स्टडी है। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है क्या? मैटर। तो आप जानते हैं कि मैटर हर वो चीज जिसका वजन हो और जो जगह ऑक्युपाई करे वो मैटर कहलाती है। एनीथिंग which has some space and occupies some, anything which has some weight and occupies some space known as matter। अब आप मुझे बताइए क्या एयर मैटर है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि एयर मैटर है या एयर मैटर नहीं है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि एयर मैटर है या एयर मैटर नहीं है? मैं हाथ उठे हुए देखना चाहता हूँ। ये सिर्फ 4 बच्चों के हाथ यहाँ पे क्यों उठे हुए हैं? सानिया बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बेटा बताइए आप क्या कह रही हैं, एयर मैटर है या एयर मैटर नहीं है? है। एयर मैटर है। आप मुझे बता सकते हो बेटा एयर मैटर कैसे है? क्योंकि ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है, आप टाइम लीजिए। अनीश आप बताइए मुझे कि एयर मैटर कैसे है? अनीश मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, मुझे बताइए कि एयर मैटर कैसे है? हेलो सर, आवाज आ रही है? आप बोले। जी बेटा आ रही है। सर एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, तो एक्सीलेंट, मैटर में आती हैं गैसेस सारी। गुड, बस यही चीज मैं पूछना चाह रहा था। गुड बेटा, खुश रहिए। आपके पास यहाँ पे इस बच्चे ने ये जवाब दिया और इस बच्चे ने बोला कि एयर मैटर है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एयर मैटर है या नहीं है, तो इसके लिए अपनी लाइफ को आसान बनाएं, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर योरसेल्फ। आपने ये देखना है कि एयर किससे मिलके बनी है। एयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस और गैस आर स्टेट ऑफ मैटर। गैस मैटर की स्टेट है, एयर गैस से मिलके बनी और गैस मैटर की स्टेट है। तो इन शॉर्ट एयर इज अ मैटर। हमने पढ़ा है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है कितना? 1 मोल का 32 ग्राम। हमने पढ़ी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी गैस है, इसका भी मास होता है कितना? 28 ग्राम। तो जब इन सबके मास
मासेज इनका मतलब इनका कोई ना कोई वेट भी होगा, जब इनका वेट होगा तो ये जगह भी ऑक्यूपाई करेंगे और साथ साथ आपके पास इनका वजन भी है, तो इसका मतलब ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, मैटर। एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की सलाहियत, वो आपके पास कहलाती है एनर्जी। मैटर बेकार है उस वक्त तक जब तक उसके पास एनर्जी ना हो, मैटर बेकार है उस वक्त तक जब तक आपके पास एनर्जी ना हो, मैटर बेकार है उस वक्त तक जब तक उसके पास एनर्जी ना हो। घर में पंखा लगा दिया, ठीक है, पंखा किसके लिए लगाया, खूबसूरती के लिए या ये चेक करने के लिए उसकी पैटर्न्स आपके पास गोल्ड की हैं, सिल्वर की हैं, प्लास्टिक की, नहीं, पंखा लगाया चलाने के लिए। गाड़ी खरीदी, गाड़ी किसके लिए खरीदी, सजाने के लिए, नहीं, गाड़ी इस्तेमाल की है अपने आप को करामत, अपनी ड्राइव को करामत, अपने टाइम को बचाने के लिए। इस तरीके से आपके पास फॉर एग्जाम्पल मोटर लग गई, अब जब मोटर लग गई तो मोटर ऐसी सजाने के लिए लगाइए, पानी खींचने के लिए लगाइए, पानी खींचने के लिए, तो इसका मतलब मोटर भी मैटर है, पंखा भी मैटर है, गाड़ी भी मैटर है। ये सब चीजें उस वक्त तक ऑपरेट नहीं करेंगी जब तक इनके पास क्या ना हो, एनर्जी। इसको हम कहते हैं मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। मैटर को एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तभी जाके आपके पास वो कोई ना कोई यूजफुल वर्क करेगा। अगर मेरे पास पंखा मौजूद है, पंखे में मौजूद होता है कैपेसिटर, वो कैपेसिटर आपके पास मैटर को प्रोवाइड करता है एनर्जी, पंखे को प्रोवाइड करता है एनर्जी। जिस तरीके से मेरे पास मोटर है, मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं जो आपके पास मोटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तभी पानी खींचकर ऊपर आता है। इस तरीके से गाड़ी में होता है फ्यूल, और वो फ्यूल गाड़ी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको हम कहते हैं मेट्रो एनर्जी का इंटरेक्शन। अगर मेरे पास एक डस्टर मौजूद है, उस डस्टर को उठा के मैं यहाँ से आप फेंकना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, तभी जाके अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो इसको हम कहते हैं मेट्रो एनर्जी का इंटरेक्शन, और ये हमारी आम जबान में कहलाती है आपके पास क्या, फिजिक्स। तो फिजिक्स आपके पास क्या है, फिजिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the properties of matter, properties of energy along with the interaction between them। उसको हम अपनी आम जबान में फिजिक्स का नाम देते हैं। अब जो चीज मेरे पास आती है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द, एक बात को मैं 5 से 6 बार रिपीट करता हूँ, वो सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ते उनको अंदाजा है कि मुझे एक चीज कितनी बार रिपीट करने की आदत है। तो एक बात को मैं 1000 बार रिपीट करूंगा उस वक्त तक जब तक मैं आपकी बात गोश गुजार ना कर दूं। गोश गुजार करने का मतलब आपके दिमागों में अब्सॉर्ब ना करा दूं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी होती है। मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, मैं जो बोलूंगा आप लिख लें उसे। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, या फिर इन विच वी स्टडी अबाउट द फिनोमिनन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, द फिनोमिनन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। Electricity is the branch of physics in which we study about the phenomenon related to electric charges। अब दो बातें आती हैं, either at rest और in motion। या तो चार्जेस की स्टडी की जाएगी रेस्ट में, या तो चार्जेस की स्टडी की जाएगी मोशन में। या तो चार्जेस की स्टडी की जाएगी रेस्ट में, या फिर चार्जेस की स्टडी की जाएगी मोशन में। या तो आप इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे चार्जेस एट रेस्ट, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे चार्जेस इन मोशन। जब चार्जेस एट रेस्ट डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। और जब चार्जेस इन मोशन डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नाम दिया जाता है। When charges are at rest then it will be electrostatics, when charges are in motion then it will be electrodynamics। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी की दो सब ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। Here we have two branches of electricity, one is electrostatics and one is electrodynamics। ये हमारे पास बात हुई इलेक्ट्रिसिटी की। अब मैं किसी बच्चे को अनम्यूट करके सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चों को इसका आंसर आता है, और आप मुझे आंसर देंगे। अगर आंसर नहीं हो तो आप खामोश रहिएगा, दैट्स ओके।
यहाँ से मैंने एक बच्चे को अभी अनम्यूट किया है, आई होप अनम्यूट हो जाए, और एक और बच्चे को मैंने अनम्यूट किया यहाँ से। आपने मुझे बताना है कि चार्जेस की कितनी टाइप्स होती हैं। आपने मुझे ये बताना है कि चार्जेस की कितनी टाइप्स होती हैं, मतलब बेसिक जो चार्जेस को हम क्लासिफाई करते हैं वो किस टाइप के ऊपर कर रहे होते हैं। चार्ज को हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, चार्ज को हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, चार्ज को हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। जी तानिया बेटा बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? जी बेटे आ रही है। चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। गुड 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 गुड, यही पूछना चाह रहा था। चार्जेस आपके पास दो होते हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव चार्ज कहलाता है और एक नेगेटिव चार्ज। इन्हीं चार्जेस की स्टडी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हेन दे आर एट रेस्ट। इन्हीं चार्जेस की स्टडी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हेन दे आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी आपके पास कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो स्टडी है उसी को हम अपनी आम जबान में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल की क्लास में मैं आपको चार्ज पढ़ाऊंगा, आपने दो चीजें पढ़ के आनी है। एक तो आपने पढ़ के आना है कि सोर्स चार्ज क्या होता है, दूसरा आपने पढ़ना है टेस्ट चार्ज क्या होता है, तीसरा आपने पढ़ना है पॉइंट चार्ज क्या होता है। ये तीन चीजें आपने पढ़ के आनी है, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज। भले से आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा लेकिन पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा टॉपिक थॉरोली खुद पढ़ाऊंगा, मैं अभी से बोल रहा हूँ। बच्चों पे मैं कोई चीज़ नहीं डालता, मैं खुद पढ़ाता हूँ। बट आई वांट यू पीपल, जिस तरह के हालात हैं, बच्चे कमरे में आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनको प्रॉब्लम हो। तो सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज इनको पढ़ के आइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मिलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी सवाल है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई बहुत इमरजेंसी है क्वेश्चन पूछने की तो पूछ ले, अदरवाइज वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ओके बेटा।